हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 21 अक्टूबर 2020 के। और जैसा आप सब लोग जानते हैं बाइलिंगुअल सेशन है, हम इसमें करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश में कवर करते हैं, साथ ही हम उससे जुड़े क्वेश्चंस भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस डे की न्यूज़ जो है रिवाइज करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। सो प्रीवियस डे में कुछ न्यूज़ थी। ब्रह्मोस सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम इंडियन नेवीज इंडिजिनसली बिल्ट स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई। तो जो INS चेन्नई से ये जो ब्रह्मोस है इसका सक्सेसफुली इसको टेस्ट फायर किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। एंड जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि ये एक मीडियम रेंज रैम जेट सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जिसको लैंड, एयर और वाटर तीनों से ही फायर किया जा सकता है। और इसका नाम ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र का भ्रम लिया गया और मॉस जो है वो जो मॉस्कवा रिवर है वहाँ से लिया गया। तो ये जो ब्रह्मोस है इसको जॉइंट वेंचर ने डेवलप किया है, इंडिया के DRDO और जो रशिया का NPON है उसने मिलकर। और ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एंड दिस इज़ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज 8th एडिशन ऑफ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। ये शुरू हो चुकी है एंड दिस वाज हेल्ड फ्रॉम 19 to 21 अक्टूबर। एंड ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है स्लीनेक्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, श्रीलंकन और जो इंडियन नेवी है इसके बीच में ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और इसका जो 8th एडिशन है वो अभी श्रीलंका में हुआ है, ठीक है। एंड ये जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये स्टार्ट हुई थी 2005 से, स्लीनेक्स सीरीज़। नेक्स्ट इज कैरवी भारत राम ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है C's फॉर कैट एंड D's फॉर डिप्रेशन। और जो ये कैरवी भारत राम है इसमें जो बुक है इनके द्वारा जो लिखी गई है इसमें इलस्ट्रेशंस हैं बाय प्रिया कुरियन एंड इसको पब्लिश किया है स्कॉलस्टिक इंडिया ने। इसके अलावा कैरवी भारत राम ने एक बुक और को-ऑथर किया था अनन्या मित्तल के साथ, रामायणा इन राइम एंड कृष्णा इन राइम। Next is webinar was held on the occasion of 44th death anniversary of विश्वनाथ सत्यनारायण। विश्वनाथ सत्यनारायण जो थे ये पहले तेलुगु राइटर थे। ही वॉज द फर्स्ट तेलुगु राइटर, ठीक है, जिनको जननपीठ अवार्ड जो है वो मिला था, जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। जनपीठ अवार्ड जो है इनको दिया गया था एंड इनको जो कवि सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट इज PM नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग। तो ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 जो हुई उसमें PM मोदी ने एड्रेस किया। इस मीटिंग को बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने को होस्ट किया। उनके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग और साथ ही ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और वेलकम ने भी इसको को होस्ट किया। एंड ये जो ग्लोबल ग्रैंड चैलेंजेस है ये इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में एंड इसको स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने, ठीक है। इसी तरह से एक ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया भी है और ये 2012 में स्टैब्लिश हुआ था एज अ पार्टनरशिप बिटवीन बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो भारत का है। एंड जो पहली मीटिंग थी ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया की, जो पहली मीटिंग थी वो 2017 में हुई थी। नेक्स्ट इज एशियन किंग वल्चर साइटेड इन सिगुर प्लेट्यू। तो जो तमिलनाडु का सिगुर प्लेट्यू है वहाँ पर एशियन किंग वल्चर्स को देखा गया। वैसे तो एशियन किंग वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 5 दशकों में यानी कि पिछले 50 ईयर्स में ये घटी है। और इसका मेन कारण ये कहा जा रहा है कि पहले तो जो तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक एशियन वल्चर्स को देखा जाता था, लेकिन जब 2016 में जब सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तो जो पेड़ हैं जहाँ पर ये नेस्टिंग करते हैं जिसका नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना, तो इन पेड़ के ख़त्म होने की वजह से ये काफ़ी जो है विलुप्त हो गए हैं। और इनका जो IUCN स्टेटस है एशियन किंग वल्चर्स का वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इनको रेड हेडेड वल्चर या फिर इंडियन ब्लैक वल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज इजराइल एंड बहरीन फॉर्मली इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। तो एक अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हुआ था, आप लोग को अगर याद आ रहा होगा, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था US के द्वारा, जो है ब्रोकर डील है एक तरह से। एंड इसमें इजराइल और बहरीन ने और साथ ही UAE ने भी इस अकॉर्ड पे साइन किया था कि इजराइल जो है वो अपना जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो इस्टेब्लिश करेगा विद बहरीन एंड UAE।
एंड इसमें अकॉर्ड में और भी कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है गल्फ रीजन की। एंड आफ्टर साइनिंग दिस अब्राहम अकॉर्ड, बहरीन जो है वो चौथा देश बना है अरब कंट्री का, ठीक है, आफ्टर यूएई, इजिप्ट एंड जॉर्डन, जिसने अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इसराइल के साथ इस्टेब्लिश किए हैं। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन पास्ड अवे। तो जो डॉक्टर जोसेफ मार्थोमा है उनका निधन हो गया हाल ही में। एंड वो 21st मार्थोमा मेट्रोपॉलिटन थे एंड ही वॉज द प्राइमेट ऑफ मार्थोमा सीरियन चर्च इन केरला। एक है इसमें नोजोमी ओकुहारा विंस विमेन सिंगल्स टाइटल एट डेनमार्क ओपन 2020। तो अभी जो डेनमार्क ओपन हुए थे ये एक एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है डेनमार्क ओपन, एंड इसमें नोजोमी ओकुहारा जो जापान से हैं वो जीती हैं विमेन सिंगल्स टाइटल में। वहीं मेन सिंगल्स में एंडर्स एंटोनसन जीते हैं। मिक्स डबल्स में मार्क लम्फसस एंड इजाबेल हेट्रिच जो कि जर्मनी से हैं वो जीते हैं। विमेन डबल्स में यूकी फुकुशिमा और सायका हिरोता फ्रॉम जापान ये जीते हैं। एंड मेंस डबल में मार्कस एलिस एंड क्रिस लैंग्रेज ऑफ इंग्लैंड ये विनर रहे हैं। तो ये पूरा डिटेल में आप जाकर वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड पीएम जेसिंदा अर्दन विल स्टार्ट हर सेकेंड टर्म आफ्टर द हिस्टोरिक इलेक्शन विन। तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंदा अर्डन, उनकी पार्टी जो है उन्होंने फिर से जीत लिया है इलेक्शन जो अभी न्यूजीलैंड में चल रहा था। एंड इसके बाद बहुत सारे सालों में ऐसा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। एंड न्यूजीलैंड में जो वोटिंग सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम है, 1996 में इसको अडॉप्ट किया गया था। बेसिकली इट इज़ मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम। जैसे कि इसमें क्या है, इनका जो पार्लियामेंट होता है टोटल 120 सीट्स होती हैं। 120 एमपीज़ में से 72 जो है वो इंडिविजुअल इलेक्टोरेट्स के फॉर्म में उनको वोटिंग की जाती है, इलेक्ट किया जाता है, और वहीं जो रिमेनिंग 48 होते हैं उनको पार्टी लिस्ट में से चुना जाता है। अब जिस पार्टी ने जितनी वोट्स जीती होती हैं उसी के प्रपोर्शन में उनको सीट्स अलॉट की जाती हैं और फिर पार्टी लिस्ट से मेंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया रैंक 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है मिलकर जारी करते हैं, इसका अभी 15th एडिशन आया है जो कि 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसमें इंडिया की रैंक 94 आई है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़। वहीं लास्ट ईयर का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वहाँ पर इंडिया की रैंक 102 थी। 2019 में इट वाज 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज़, ठीक है। तो ये इंडिया की रैंक थी और इंडिया को सीरियस हंगर कैटेगरी में डाला गया है। तो ये जो हंगर की कैटेगरी है इसमें डिपेंड करता है कि स्कोर क्या रहा है, जीएचआई स्कोर, उसके बेसिस पर उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसके 4 इंडिकेटर्स हैं हंगर इंडेक्स को डिफाइन करने के: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आयुष्मान सहकार स्कीम लॉन्च की है। एंड दिस स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तैयार किया है। दिस स्कीम इज़ अ वे टू हेल्प कोऑपरेटिव्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि कैसे कोऑपरेटिव्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। अभी तक हम जो कोऑपरेटिव्स देखते हैं यूजुअली वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे जो कोऑपरेटिव्स हैं वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में भी जो है हेल्प कर सकते हैं। इस अंडर दिस स्कीम प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स विल गेट टर्म लोन्स इक्वल टू 10,000 करोड़ रुपीज़ इन द फ्यूचर। तो इस योजना के तहत क्या होगा, जो भी भावी सहकारी समितियां होंगी उनको भविष्य में 10,000 करोड़ रुपए के बराबर टर्म लोन दिया जाएगा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस आयुष्मान सहकार स्कीम एम्स टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ सर्विसेज प्राइमरीली इन रूरल एरियाज। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो सही तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पर
जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना, बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये स्कीम का बेसिकली एम है। अंडर द स्कीम वर्किंग कैपिटल वुड बी प्रोवाइडेड टू मीट द ऑपरेशनल नीड्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। तो इस योजना के तहत वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, जो अभी डिस्कस किया गया था कि टर्म लोन दिया जाएगा, ताकि जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जो भी संबंधित परिचालन ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। विमेन मेजॉरिटी कॉपरेटिव्स विल गेट इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1% अंडर द स्कीम। तो ऐसी कॉपरेटिव्स, ऐसी सहकारी समितियां जिसमें महिलाएं ज़्यादा होंगी, बहुमत में होंगी, तो ऐसी सहकारी समितियों को 1% की ब्याज छूट भी मिलेगी। एनसीडीसी की हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, ये एक वैधानिक निगम है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1963 में दिस वॉज स्टैब्लिश्ड, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार किया गया है। इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू कोऑपरेटिव्स फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। यह हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहकारी को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेगा। सो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इस स्कीम के बारे में। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है स्कीम से, स्टेट पीसीएस और एसएससी के एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, इनफैक्ट यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर में स्कीम्स जो भी आती हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट इज हींग कल्टिवेशन स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पहली बार हींग की खेती जो है वो भारत में शुरू की गई है, एंड दैट टू इन लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। अभी तक इंडिया में हींग प्रोड्यूस नहीं होता था। अभी तक अफगानिस्तान, ईरान और उज़्बेकिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। पहली बार अब ऐसा होगा कि हींग की खेती भारत में भी होगी। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी has introduced 6 accessions of हींग from Iran through the National Bureau of Plant Genetic Resources, न्यू दिल्ली। तो ईरान से जो है 6 जो है accessions लेकर आए हैं हींग के, और उनको यहाँ पर प्लांट किया जा रहा है, और देखेंगे कि कैसे वो यहाँ पर बोता है, क्या इंडिया की कंडीशंस में वो बेहतर उग पाता है या फिर नहीं उग पाता है। हींग इज़ अ पेरेनियल प्लांट, यह एक 12मासी पौधा है। इट्स रूट्स प्रोड्यूस ओलियोगम रेजिन आफ्टर 5 years ऑफ प्लांटेशन। तो इसकी जड़ें जो है 5 साल की वृक्षारोपण के बाद ओलियोगम राल का उत्पादन करती हैं, और इसको जो है ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। इसीलिए इसको जो है लाहौल और स्पीति में जो है इसको पहली बारी उगाया जा रहा है। ठीक है, हींग को फेरुला एसिफेटिडा भी कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। हींग कल्टीवेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ। हींग की खेती भारत में पहली बार डैश राज्य में शुरू की गई है। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। पहली बार ही हिमाचल प्रदेश में हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज स्लो प्रोग्रेस ऑफ घर तक फाइबर स्कीम। तो घर तक फाइबर स्कीम का जो डेटा मिला है, गवर्नमेंट डेटा, उससे पता चला है कि ये जो स्कीम है जिसको पीएम मोदी ने 21 सितंबर को लॉन्च किया था, 1 महीना पहले, सो विच एम टू कनेक्ट ऑल विलेजेस विद हाई स्पीड इंटरनेट, इसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। On 21 September, PM Modi announced that all 45,945 Bihar villages would be connected through high-speed optical fiber by 31st March. तो 21 सितंबर को पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च अगले वर्ष तक 45,945 बिहार के गांवों को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ा जाएगा। दिस रिक्वायर्स लेइंग ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इन विलेजेस एट अ स्पीड ऑफ 257 विलेजेस डेली। तो यहाँ पर अगर रोज़ 257 गाँव में
अगर केबल्स यहाँ पर ले डाउन किए जाएंगे तभी इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, लेकिन जो अभी करंट स्पीड है वो एक दिन में 181 विलेजेस ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्कीम का जो प्रोग्रेस है बिहार में वो स्लो है। द टेंडर फॉर लाइटिंग अप विलेजेस इज नॉट येट आउट अंडर भारत नेट। A lit up village or a gram panchayat has an internet connection and users at the end to verify the presence of connection। तो जो टेंडर है कि जितने विलेजेस हैं उनको लाइट अप करना है वो अभी बाहर नहीं हुआ है, टेंडर अभी नहीं निकला है। भारत नेट जो योजना है उसके तहत कोई भी एक विलेज है उसको रोशन गांव तब कहा जाएगा, या कोई ग्राम पंचायत है उसको रोशन तब कहा जाएगा जब वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो और जो यूज़र्स हैं वो उसको वेरीफाई करें कि हाँ भाई यहाँ पर कनेक्शन जो है वो इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंडर द घर तक फाइबर स्कीम बिहार विल प्रोवाइड एटलीस्ट 5 फाइबर टू द होम कनेक्शंस पर विलेज एंड एटलीस्ट 1 वाईफाई हॉटस्पॉट्स पर विलेज। तो इस स्कीम के अंतर्गत बिहार में कम से कम 5 फाइबर टू होम कनेक्शंस हर विलेज में दिए जाएंगे और कम से कम 1 वाईफाई हॉटस्पॉट पर विलेज प्रोवाइड किया जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट जो था ये स्टार्ट किया गया था एज द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन अक्टूबर 2011 और इसकी जो डेडलाइन है कि जो इसके अंतर्गत जो भी एम है उसको अचीव करना है अगस्त 2021 तक। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। एंड इसको फंडिंग कहाँ से की जा रही है? भारत नेट इज बीइंग फंडेड बाय द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए गाइस, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग इसकी नोडल एजेंसी है क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड स्किंक्स ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बाबुल सुप्रियो हैज़ रिलीज्ड इट अर्लियर इन दिस मंथ। तो ये जो स्किंक्स ऑफ इंडिया है इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है और इसको रिलीज़ किया गया था अभी इस महीने की शुरुआत में बाबुल सुप्रियो के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो स्किंक्स ऑफ इंडिया पब्लिश किया गया है इससे पता चलता है कि 62 स्पीशीज ऑफ स्किंक्स आर फाउंड इन इंडिया और इसमें से 57% जो प्रजातियां हैं वो भारत के लिए स्थानिक हैं। Skinks of India have been published after the study of large number of specimens from 16 regional centers of ZSI। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 16 रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर बहुत सारे स्पेसिमेंस को स्टडी किया गया और उसके बाद इसको पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसमें जो भी एनालिसिस की गई है वो जितने भी 11 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं इंडिया में उसकी एनालिसिस यहाँ पर की गई है। स्किंक क्या होते हैं? ये हार्मलेस होते हैं, इंसेक्टिवोरस लिजार्ड्स होती हैं, कीटाणुनाशक ये छिपकली होती हैं एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये कहाँ पर फैली हुई हैं? ये वेस्टर्न घाट्स में, दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर भारत में फैली हुई हैं एंड दे फॉर्म द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लिजार्ड्स। तो छिपकली का सबसे बड़ा परिवार बनाते हैं स्किंक्स जो होते हैं। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें, अच्छा उससे पहले हम फीचर देख लेते हैं स्किंक्स के। तो इनकी लॉन्ग बॉडीज़ होती हैं और छोटे पैर होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, नो प्रोनाउंस्ड नेक, अलग से जो गर्दन है वो नहीं पता चलती है, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है। ग्लॉसी स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या हार्मलेस होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, बहुत जल्दी से भाग जाते हैं। जैसे आप छिपकली को देखते हैं ना, ये थोड़ा सा अगर उसको आहट होती है तो एकदम से भाग जाती है, तो उसी का ही एक वैरायटी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करें तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1916। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता में है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और डायरेक्टर कौन है इसके? डॉक्टर कैलाश चंद्र।
क्वेश्चन देख लेते हैं। दी हेडक्वार्टर्स ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट डैश। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज कोलकाता। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये हर 5 वर्ष में मनाया जाता है एंड इस साल फॉर द ईयर 2020 ये 3rd वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है और इसको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम है फॉर द ईयर 2020 इट इज़ कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। दुनिया को डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और इसकी जो सेलिब्रेशंस हैं दीज आर हेल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। जो पहला वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे था ये 2010 में मनाया गया था एंड उसके बाद जो इस वर्ष का है ये 3rd वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट इज द थीम ऑफ विच डे इन 2020। हम जिस डेटा पर भरोसा कर सकते हैं उससे दुनिया को जोड़ना 2020 में किस दिन का थीम है? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का ये थीम है। नेक्स्ट इज नेशनल सॉलिडेरिटी डे जो है भारत में हर वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है टू ऑनर आर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और इस दिन 20 अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था और ये जो वॉर था ये 21 नवंबर 1962 को एंड किया था। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस जो है ये हमें राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता के महत्व की याद दिलाता है। क्वेश्चन आपके लिए, नेशनल सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस डैश को मनाया जाता है 24 नवंबर, 22 अक्टूबर, 14 सितंबर एंड 20 अक्टूबर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 20 अक्टूबर। Next is, in order to evolve a basic standard cyber liability insurance product, Insurance Regulatory and Development Authority of India has constituted a working group. तो एक बेसिक स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो IRDAI है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है भारत में, उसने एक वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया है। और ये जो वर्किंग ग्रुप है ये एक 9 मेंबर ग्रुप होगा। इसमें 9 सदस्य होंगे जो डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस ग्रुप्स हैं या फिर जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से इस वर्किंग ग्रुप में मेंबर्स को इनवाइट किया गया है। और इसको हेड कौन करेगा? पी उमेश इसको हेड करेंगे वर्किंग ग्रुप को। इस वर्किंग ग्रुप का मेन काम ये होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो भी सांविधिक प्रावधान है उनका अध्ययन करेंगे ये। साथ ही इट विल इवैल्यूएट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन साइबर स्पेस, ठीक है, फिर जो भी साइबर स्पेस में लेन देन की कानूनी पहल हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल एग्जामिन द इंसिडेंट्स दैट अकर्ड इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू साइबर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो अभी जो भी हाल ही में जो भी घटना हुई हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनका अध्ययन करेंगे, उनको एग्जामिन करेंगे। और इसके अलावा जो भी पॉसिबल इंश्योरेंस कवरेज स्ट्रैटेजीज़ हैं इससे इंसिडेंट्स के लिए जो बनाई जा सकती हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। इस ग्रुप को 2 महीने के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। 2 महीने की अवधि है और इसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंस है ग्रुप का, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर्स जो कि भारत में अवेलेबल हैं और जो बाहर अवेलेबल हैं दूसरे देशों में, उनको स्टडी करना ताकि एक प्रॉपर बेसिक स्टैंडर्ड बनाया जा सके। उसके अलावा टू रिकमेंड द स्कोप ऑफ सच कवर्स फॉर द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। तो अल्प अवधि और मध्यम अवधि के लिए इस तरह के जो भी कवर हैं उसके दायरे की सिफारिश करना भी इसका टर्म ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि अभी हमने देखा कि कोविड-19 के कारण जैसे काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, साइबर स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो इंसिडेंट्स हैं साइबर अटैक के या फिर हाई प्रोफाइल डेटा ब्रीचेस के वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स को कवर करने के लिए ये जो वर्किंग ग्रुप है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाया जा सके
जिसमें इंडिविजुअल्स और जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको कवर किया जा सके, क्योंकि जो जनरल लाइबिलिटी पॉलिसीज़ हैं वो तो ऐसे साइबर रिस्क को कवर करती नहीं हैं, और जो साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी हैं वो काफ़ी कस्टमाइज्ड हैं, ठीक है, वो जो भी यूज़र्स हैं उनके हिसाब से वो काफ़ी हाईली कस्टमाइज्ड हैं। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो इसी पे IRDAI ने जो है अपना यहाँ पर एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। और इसके अलावा IRDAI पहले भी न्यूज़ में था, क्योंकि उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से कहा था कि आप जो भी बीमारी हैं, जो भी छोटी छोटी जैसे अभी एपिडेमिक डिजीज़ है, इस तरह की जो डिजीज़ है उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ लेकर आइए, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो प्रिवेंटिव केयर की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अभी जो मेन फोकस है पॉलिसीज़ का, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है हेल्थ इंश्योरेंस, वो टर्शरी केयर पे ज़्यादा फोकस करती हैं, प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर पे कम ध्यान देती हैं, तो या फिर आउट पेशेंट केयर पे कम फोकस रहता है, तो उसके लिए वहाँ पर उन्होंने सिफारिश की थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप टू इवॉल्व अ बेसिक स्टैंडर्ड साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट? निम्नलिखित में से किसने एक बुनियादी मानक साइबर देयता बीमा उत्पाद विकसित करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDAI, PFRDA एंड नाबार्ड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। The correct answer will be option B, that is IRDAI, that is Insurance Regulatory and Development Authority of India. Next चलते हैं हम लोग। PLFS shows a decline in unemployment rate in urban areas। तो जो क्वार्टरली रिलीज होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा, जो कि बेसिकली अर्बन एरियाज़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताता है, तो उसने बताया कि फॉर द ड्यूरेशन ऑफ जुलाई सितंबर 2019 ये 8.4% जो है यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। इन अप्रैल जून 2019 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज वाज 8.9%। वहीं जुलाई टू सितंबर 2018 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 9.7% था। द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज हायर देन द नेशनल एवरेज इन 8 स्टेट्स। तो सबसे ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अर्बन एरिया में वो 8 स्टेट्स में जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा था। अभी 8 स्टेट्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। द रिलीज डेटा इज बेस्ड ऑन अ सर्वे ऑफ 1.76 लाख पीपल एंड 44,471 हाउस इन जुलाई सितंबर 2019। इससे पहला जो सर्वे था उसमें 1.7 लाख पीपल और 45,288 हाउस होल्ड्स को कवर किया गया था। इस बार थोड़े कम है, तो इसका जो सैंपल का साइज़ है वो कम है सर्वे के लिए। क्वार्टरली PLFS शो ओनली द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा फॉर अर्बन एरियाज़। ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बताता है। वहीं जो एक एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, उसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी रिलीजेस क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। PLFS को पहले जो है जब नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको रिलीज़ किया जाता था, उसके बाद द्वारा लॉन्च किया जाता था 2017 में, एंड अभी इसका नाम चेंज होके NSS होगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया है। द लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सनस। लेबर फोर्स में जो एम्प्लॉयड पर्सन है और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है दोनों को इंक्लूड किया जाता है। एंड द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस इन लेबर फोर्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो श्रम बल में बेरोजगारों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। क्वेश्चन आपके लिए, एज पर रिसेंटली रिलीज्ड क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा फॉर जुलाई सितंबर 2019 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज डिक्लाइन टू डैश। जुलाई सितंबर 2019 के लिए हाल ही में जारी त्रैमासिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में डैश गिरावट आई है। 8.4%, 8.9%, 9.3% एंड 9.7%। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, दैट इज 8.4%. Next is India's first
सी प्लेन प्रोजेक्ट एंड इट्स फंक्शन। तो अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इट विल लॉन्च द फर्स्ट ऑफ 5 सी प्लेन सर्विसेज इन गुजरात एंड दीज प्लेन सर्विसेज विल कनेक्ट द साबरमती रिवर इन अहमदाबाद टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी in Kevadia on 31st October, which is the birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को अहमदाबाद की साबरमती नदी को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाले गुजरात में 5 समुद्री विमान सेवाओं में से पहली शुरू करने का फैसला किया है। एंड इसके कारण जो अहमदाबाद और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच का जो डिस्टेंस है वो छोटा हो जाएगा। 4-5 घंटे जो लगते थे अब सिर्फ 1 घंटे में वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। दिस विल बी ऑपरेटेड बाय द स्पाइस जेट कंपनी एंड इट विल प्रोवाइड a 19-सीटर प्लेन विच कैन अकोमोडेट 14 पैसेंजर्स। तो इसको ऑपरेट कौन करेगा? स्पाइस जेट कंपनी ऑपरेट करेगी। इसमें 9 सीटर जो है प्लेन होगा ये, और इसमें 14 पैसेंजर्स आ सकते हैं एक बार में। 4 फ्लाइट्स विल अराइव एंड डिपार्ट बिटवीन अहमदाबाद एंड केवड़िया ऑन ईच साइड। ठीक है ना, तो ये केवड़िया और अहमदाबाद के बीच में 4 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। अच्छा, ऐसी जो सी प्लेन जो फैसिलिटी है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है? तो काफ़ी कंट्रीज़ में कंपनीज़ द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जैसे फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फिनलैंड, यूके, श्रीलंका, फिजी, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, यूएई, इटली एंड मालदीव्स। इन कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इस तरह के जो सी प्लेन है वो ऑपरेट करते हैं ताकि जो हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इंश्योर किया जा सके। In India, Jal Hans, a commercial seaplane service, was launched as a pilot project in Andaman and Nicobar Island in 2010। तो भारत में जलहंस एक वाणिज्यिक समुद्री विमान सेवा 2010 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। सो ये जो सी प्लेन होता है ये एक फिक्स्ड विंग एरोप्लेन होता है विच इज़ डिज़ाइन फॉर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑन वाटर। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये सी प्लेन है। सो एंड इट ऑफर्स द पब्लिक द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन विद द यूटिलिटी ऑफ अ बोट। ठीक है, तो इस जनता को एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, एक तो फ्लाइंग बोट्स होते हैं जिनको हल सी प्लेन्स भी कहा जाता है, और एक होते हैं फ्लोट प्लेन्स। एंड ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट जो है भारत का, दिस इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव्स विच वर इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब ये जो सी प्लेन प्रोजेक्ट है इसका क्या कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट भी होता है? तो बिल्कुल इसका पर्यावरणीय लागत होती है। सो जो इसकी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट साइट है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, वो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसके आसपास है, तो जिसकी वजह से खतरा है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कुछ नुकसान जो है पहुंच सकता है। पंचमुली लेक नियर द प्रपोज्ड टर्मिनल इज अ हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल एंड द सी प्लेन प्रोजेक्ट टर्मिनल कुड डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल्स। तो इसके अलावा जो इस प्रपोज्ड टर्मिनल जो है इसका, उसके पास एक पंचमुली लेक है जहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहते हैं, और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट टर्मिनल को स्टैब्लिश करने की वजह से क्रोकोडाइल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। According to the expert appraisal committee, a water aerodrome project could produce similar type of impact as that of an airport। तो जैसे किसी जगह पर कोई एयरपोर्ट स्टैब्लिश करने की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरह का इम्पैक्ट जो एक वाटर एयरोड्रोम प्रोजेक्ट जो है वो पहुंचाता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि सी प्लेन ऑपरेशंस की वजह से पानी में जो ऑक्सीजन है वो मिक्स होगा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, इकोसिस्टम में इंक्रीज इन ऑक्सीजन विल बी देयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ डैश। भारत का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट डैश राज्य में शुरू किया जाएगा, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात एंड कर्नाटका। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वाड नेवीज रेडी टू सेल टुगेदर एंड इंडो यूएस रेडी फॉर अ पैक्ट। तो अभी जो टेंशन्स चल रही हैं LAC के अलोंग इन लद्दाख एंड साथ ही साउथ चाइना सी में जो टेंशन्स चल रही हैं उसके चलते हुए जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप जो है, ये लोग अपना वॉरशिप्स भेजने वाले हैं फॉर द मालाबार एक्सरसाइज, जो कि अभी नवंबर 2020 में होगी।
ठीक है। एंड पहली बार ऐसा होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये पहली एक्सरसाइज होगी जिसमें क्वाड की सारे नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो अभी इंडिया और यूएस की 2+2 मिनिस्टीरियल मीटिंग होने वाली है, उससे पहले जो बेका एग्रीमेंट है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, तो उस पर साइन किए जाएंगे। इट इज़ ऑन द टेबल। एंड ये जो एग्रीमेंट है अगर ये साइन हो जाता है तो इंडिया जो है वो यूएस का जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज़ कर सकती है और अपने जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, वेपन्स हैं, उनकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है। साइनिंग ऑफ बेका विल कंप्लीट द ट्रायोका ऑफ फाउंडेशनल पैक्ट्स। तो जो मिलिट्री, यूएस की जो मिलिट्री उसके साथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए 3 पैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कॉमकासा, बेका और लेमोआ शामिल हैं। लेमोआ जो है ये भारत और यूएस ने साइन किया था 2016 में। एंड जो कॉमकासा एग्रीमेंट है, जो इंडिया और यूएस के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ था, पहला वाला न्यू दिल्ली में, उसके बाद इस एग्रीमेंट पे साइन किया गया था। कॉमकासा पे सिर्फ एक बचता था, तो अब ये जो बेका एग्रीमेंट है ये 2+2 डायलॉग से पहले हो सकता है कि इसकी साइनिंग कंप्लीट हो जाए। जो लेमोआ एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये अलाउ करता है मिलिट्री को टू एक्सेस ईच अदर बेसिस। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्रीमेंट है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पूछ लेते हैं यहाँ से। देन इंडिया यूएस का जो 2+2 डायलॉग है, इस तरह का जो मैकेनिज्म है ये इंडिया ने जापान के साथ भी किया है। 2+2 डायलॉग में क्या है, ये एक हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें दोनों देशों से जो भी नेता होते हैं बड़े, जैसे फॉरेन मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, दोनों कंट्रीज से वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ पे बहुत पड़ता है, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू डिफेंस, स्ट्रैटेजिक इश्यूज़, वो सब डिस्कस किए जा सकते हैं। बात करें हम मालाबार एक्सरसाइज की, तो ये शुरू हुई थी 1992 में, और पहले ये सिर्फ यूएस और इंडिया के बीच होती थी। 2015 में जापान ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, इसने ज्वाइन किया 2015 में, तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बन गई। और अब 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ज्वाइन कर लेगा। बात करें हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की, जिसको QSD या फिर क्वाड भी कहा जाता है, ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस शामिल हैं। एंड इसका एम है कि एक एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी बनाई जाए जिसमें कंट्रीज़ हो सेंट्रल एशिया की, मंगोलिया, कोरियन पेनिसुला एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। सो ये एक चाइना को काउंटर करने के लिए ये एक QSD बनाया गया है, क्वाड ग्रुप बनाया गया है। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2020? निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 का हिस्सा होगा? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इजी है क्वेश्चन, एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपकी मिलिट्री या फिर नेवल एक्सरसाइज जो भी होती है कंट्रीज़ के बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज भानु कपिल शॉर्टलिस्टेड फॉर TS एलियट प्राइज। तो जो ब्रिटिश पोएट हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन भानु कपिल, तो उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है अमंग द 10 आर्टिस्ट फॉर दिस ईयर TS एलियट प्राइज फॉर हर बुक हाउ टू वॉश अ हार्ट। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है हाउ टू वॉश अ हार्ट, इट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इमिग्रेंट गेस्ट एंड अ सिटीजन होस्ट। और इसी बुक के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर दिस ईयर्स TS एलियट प्राइज़ के लिए। इनके द्वारा जो और बुक्स लिखी गई हैं उसमें द वर्टिकल इंटेरोगेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स शामिल है, इंक्यूबेशन अ स्पेस फॉर मॉन्स्टर्स एंड बेन एंड बेनलियू शामिल है। शी वन द विंधम कैम्बेल लिटरेचर प्राइजेस इन द पोएट्री कैटेगरी। TS एलियट प्राइज़ की हम बात करें तो 1993 में इसको इनॉग्रेट किया था to celebrate the 40th birthday of Poetry Book Society and to honor its founding poet TS एलियट। इसको दिया जाता है for the best collection of verses published in the UK, और TS एलियट फाउंडेशन जो है इसको प्रेजेंट करती है। रॉजर रॉबिन्सन was the winner of TS एलियट प्राइज 2019 for his book A Portable Paradise। तो A Portable Paradise किसके द्वारा लिखी गई है? रॉजर रॉबिन्सन के द्वारा, और इनको इसी बुक के लिए TS एलियट प्राइज़ 2019 दिया गया था।
क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हाउ टू वॉश अ हार्ट? हाउ टू वॉश अ हार्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? भानु कपिल, अरविंद अदिगा, विक्रम सेठ एंड रस्किन बॉन्ड। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए कमेंट करके। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज भानु कपिल। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आप रोज़ाना फॉलो कर रहे होगे डेली करंट अफेयर्स और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।